अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। टॉपिक नंबर हमारा है 2.20 स्ट्रीम ट्यूब। ये अंडरलाइन की हुई इसकी डेफिनेशन है। द स्ट्रीम लाइन्स थ्रू ईच पॉइंट ऑफ अ क्लोज कर्व लाइंग इन द फ्लूइड वी ऑब्टेन अ ट्यूबुलर सरफेस कॉल्ड द स्ट्रीम ट्यूब। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम फ्लूइड में कोई एक क्लोज कर्व रखें, ठीक है, अगर हम फ्लूइड में कोई एक क्लोज कर्व रखें, इस क्लोज कर्व की बाउंड्री से स्ट्रीम लाइन्स बने, ठीक है। ये जो हमने क्लोज कर्व रखी है इसकी बाउंड्री, ये जो ऊपर वाली है ब्लैक वाली, ये क्या है? इसकी बाउंड्री है ना, ये जो क्लोज नज़र आ रही है ये क्लोज कर्व है। इसकी बाउंड्री से क्या बन रही है? हमारे पास लाइन्स बन रही है, स्ट्रीम लाइन्स बन रही हैं, ठीक है। यहाँ से जो हमें सरफेस, अब ये जो सरफेस है ये हमारे पास क्या है? ये हमें देखें, ये जो हमारे पास सरफेस है ये हमारे पास क्या बन रही है, लग रही है। देखें ये हमारे पास इस तरह की शेप दे रही है जैसे ट्यूब है। ये सरफेस हमें ट्यूब की तरह की लग रही है, इसे ही हम स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि एक फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। अगर आप इसके अंदर कोई रिंग रख दें, गोल से रिंग रख दें, तो वो फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो करेगा। तो हमारे पास इस तरह की ऐसे फ्लो करेगा ना, बाउंड्री के अंदर से फ्लो करेगा, ऊपर से तो नहीं फ्लो करेगा, अंदर से फ्लूइड जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की शेप आएगी। ये हमें अब ट्यूब सी लग रही है दिखने में, ठीक है, ये ट्यूब की तरह की होगी सरफेस, इसे कहते हैं हम स्ट्रीम ट्यूब। द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब इज़ कॉल्ड स्ट्रीम सरफेस। अब ये जो हमें ट्यूब की तरह की नज़र आ रही है ये हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब है, और इस सरफेस को, इसकी जो सरफेस होगी इसे हम कहेंगे स्ट्रीम ट्यूब, इसको हम कहेंगे स्ट्रीम सरफेस। नेक्स्ट देखें, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब आर स्मॉल इन कंपैरिजन विद इट्स लेंथ, सो दैट वेलोसिटी कैन बी अज्यूम कांस्टेंट क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया एसआई ऑफ द ट्यूब। अब ये देखें, ये जो ट्यूब है, अगर इस ट्यूब को क्रॉस सेक्शन कहीं से भी कट किया जाए, यहाँ से कट कर लें या यहाँ से कट कर लें, कहीं से भी कट कर लें, ठीक है, इस ट्यूब को कहीं से भी कट कर लें, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो एक जैसी रहेगी। बेशक यहाँ से कट कर लें, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस में, या यहाँ से कट कर लें, कहीं से भी कट कर लें, इसकी जो वेलोसिटी होगी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो सेम रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी सब पर। सिंस द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रीम लाइन्स and as the streamline as a solid boundary with the fluid can enter or leave through the surface of a stream tube except at the ends। इससे पहले हमने स्ट्रीम लाइन्स पढ़ी हुई हैं जो इमेजिनरी लाइन होती है और हर पॉइंट के फ्लूइड पार्टिकल के हर पॉइंट पे हमें टेंजेंट देती है, और वो टेंजेंट क्या करती है? उस फ्लूइड फ्लो के पैरेलल होती है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें यही बताया कि ये जो लाइन्स बनेगी ये इमेजिनरी लाइन्स होंगी, मतलब स्ट्रीम लाइन्स होंगी। सॉलिड बाउंड्री विद द फ्लूइड, एक बाउंड्री सी बन जाएगी, ठीक है, सॉलिड। No fluid can enter or leave through the surface of a tube except at the ends। अब इसमें क्या कह रहा है? देखें, जब हमने क्लोज कर्व रखी तो ये हमारे पास एक बाउंड्री बन गई, ठीक है। वो कह रहा है कि इधर से, ऊपर से, ये नीचे से, कहीं से भी फ्लूइड एंटर नहीं हो सकता बाउंड्री में से, ठीक है। ये बाउंड्री बनी हुई है ना, फ्लूइड कहीं से भी नहीं एंटर हो सकता सिवाय इसके, यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से लीव होगा। ये दो ही रास्ते हैं इसके, एक एंटर होने के, एक बाहर निकलने के, और कहीं से ये एंटर नहीं हो सकता। All the fluid entering one end of a stream tube must eventually leave from the other end. Hence, a stream tube behave like an actual solid tube through which the fluid is flowing। अब ये जो स्ट्रीम ट्यूब है ये क्या बिहेव ऐसे कर रहा है कि ये एक्चुअल ट्यूब है जहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा, फ्लो कर रहा। अगर हमारा फ्लूइड अनस्टेडी, हम अनस्टेडी पीछे पढ़ चुके हैं, स्टेडी और अनस्टेडी। अनस्टेडी वो होता है जो टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड या शेप जो भी हमारे पास होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। द शेप ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, ठीक है, मतलब वो चेंज होगा, वो वेरी होगा टाइम के साथ साथ। अगर फ्लो हमारा स्टेडी है, द शेप ऑफ स्ट्रीम ट्यूब रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स, तो टाइम के साथ वो वेरी नहीं करेगा, सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, शेप भी और उसका फ्लो भी। Hence the mass entering one end per unit time must be equal mass leaving the other end per unit time। जिस टाइम से अगर मास एंटर हो रहा है इधर से, तो उसी टाइम पर यूनिट टाइम पर आपने जो भी यूनिट टाइम किया हुआ उसी टाइम पर क्या कर रहा है, वो लीव हो रहा है, इधर से निकल रहा है। फिक्स है, और जो हमारा सरफेस ऑफ द ट्यूब इज फिक्स्ड इन स्पेस, हैंस फ्लो थ्रू द स्ट्रीम ट्यूब will remains unchanged if we place the surface of the tube by a rigid body। अगर हम अपनी सरफेस को
रिजिड बॉडी से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? अ स्टीम ट्यूब ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीम फिलामेंट्स। तो ये जो हमारी स्ट्रीम ट्यूब है ना, अब ये क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शन जो उनसे एरिया होंगे हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम फिलामेंट्स। नेक्स्ट देखें, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब। आगे इसका और डिटेल से, अब ये देखिए उन्होंने एक पाइप लिया हुआ है, पाइप की तरह की ये शेप ली हुई है, ये क्लोज कर्व है, यहाँ से मास एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है। ये क्या कह रहा है? वी जो सा हमारे पास ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर है S1। ये दो हमारे पास क्रॉस सेक्शंस हैं, एक S1 यहाँ से एंटर हो रहा है, S2 यहाँ से लीव हो रहा है, और ये जो सी हमारे पास सरफेस है इसको S3 का नाम दिया हुआ है, ये जो हमारे पास कर्व सी बन रही है। ठीक है, ये देखें, एंटरिंग द स्ट्रीम ट्यूब एट S1 है एंड लीविंग S2 है। लेट हमारे पास जो टोटल सरफेस है वो हमारे पास क्या है? S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, ये हमारे पास टोटल सरफेस है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है एंड V क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। S1 ये क्रॉस सेक्शन का शो कर रहे हैं, और S3 हमारे पास ये जो क्लोज कर्व, सॉरी ये जो कर्व है हमारे पास, इसको शो कर रहे हैं, और टोटल हमारे पास सरफेस क्या है? S1 प्लस S2 प्लस S3। अब हमने इसके अंदर दो केसेस पढ़े, एक स्टेडी मोशन और एक अनस्टेडी मोशन। हमने स्टेडी मोशन पे जब बात करनी है तो हमें पता है कि टाइम के साथ ये क्या करना है? चेंज नहीं होना। पार्शियल रो और पार्शियल टी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें एंड द कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी? पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। जब हमने स्टेडी मोशन पढ़ना तो ये हमारे पास टी वाली टर्म 0 हो जानी, तो हमारे पास रह जाना डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज करना है। तो हम सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्या है? क्लोज इंटीग्रल S रो V डॉट N कैप DS इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, ये जो सा हमारे पास है टा है, ये उसको शो करता है वॉल्यूम को, डेल डॉट रो V डीटा, ये वाली। ठीक है, ये टर्म तो हमारे पास 0 होगी, तो हमारे पास ये आ गई। अब जो ऐसे ये क्लोज सरफेस को शो कर रहा है, और टा है ये वॉल्यूम को शो कर रहा है, एंड आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल को कर रहा है एस सरफेस पर। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो जब यूनिट नॉर्मल ड्रॉन करते हैं वो पॉजिटिव हो जाए तो हमारे पास जो सरफेस होती है वो सीधी होती है। ठीक है, रिमेंबर दैट इंटीग्रल ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 है। ये जो से हमारे पास है, ये मास फ्लक्स को शो करी है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये मास फ्लक्स को शो करिए, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट है, कि जो सा हमारा मास है वो कितने यूनिट टाइम पर फ्लो कर रहा है। मतलब यूनिट टाइम ये होता है ना कि आप एक टाइम रिक्वायर कर लेते हैं, आप कहते हैं कि यार इस मास ने 3 मिनट में, 5 मिनट में या 2 मिनट में इधर से लेकर इतना फ्लो करना है। ठीक है, ये होता है मास यूनिट टाइम अक्रॉस द सरफेस। आगे नेक्स्ट देखें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखें ये वाली जो टर्म है डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये तमाम ये जो सारी टर्म है ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जानी है। तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल रो वी डॉट एन डी एस ये 0 हो जाना है। अब इसको ओपन करके लिख लेना है हमने। पीछे हमारे पास टोटल सरफेस किसके इक्वल थी? S इज इक्वल टू S1 S2 प्लस S3। तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगी S1 S2 S3, क्योंकि टोटल सरफेस तो हमारे पास ये थी ना S1 S2 S3, और हमने इंटीग्रल को इतनी बार ओपन कर लिया। अब ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि जो हमारा फ्लक्स है, मास फ्लक्स है, वो इनवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है, क्रॉस अंदर की तरफ है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे माइनस आया। देखें द नेगेटिव साइन विद द फर्स्ट इंटीग्रल इंडिकेट्स दैट इनवर्ड मास फ्लक्स अक्रॉस S1। जो हमारे पास S1 था, मास फ्लक्स इनवर्ड अंदर की तरफ क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स अब क्या कहते हैं? फ्लक्स किसे कहते हैं? हमने पीछे पढ़ा था, जो बहाव को शो करता है, इनवर्ट मास। ठीक है, जो बहाव को शो करता है, तो हमारे पास ये क्या कह रहा है? इनवर्ट मास फ्लक्स अक्रॉस S1, अंदर की तरफ जो बहाव हो रहा है। Since V is in tangential to the curved surface of the stream tube, therefore V dot n is equal to 0 at each point on S3। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? V हमारे पास टेंजेंशियल कर्व है ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब। हमने बात की थी ना पॉइंट पर कर्व पैरेलल। ठीक है, हमने स्ट्रीम लाइन की बात की थी, सेम वही कॉन्सेप्ट स्ट्रीम ट्यूब का भी है। इसके पॉइंट लें तो टेंजेंशियल बने। ठीक है, देयरफॉर V डॉट n इज इक्वल टू 0 है।
एट ईच पॉइंट ऑन S3 पर। नेक्स्ट देखें थर्ड पे क्या हमें कह रहा है, द थर्ड इंटेग्रल इन इक्वेशन इज 0 है, हैंस वो S2 और S1 तो हमारे पास आ गया, S3 हमारे पास 0 हो गया, v डॉट n इज इक्वल टू 0 हो गया। ये यूनिट वेक्टर था और वेलोसिटी वेक्टर था, वेक्टर थे दोनों और ये इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो गया। v डॉट n हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मतलब S1 और S2 आ गया, S3 हमारे पास 0 हो गया। अब ये माइनस था, जब इसकी वैल्यू चेंज की, इसको उठा के इधर लेके आए तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया। इसको रीअरेंज कर लिया, S1 पहले ले आए, S2 बाद में ले आए। अब हमने ओवरऑल सरफेस की बात करनी थी, ये हमने 3 सरफेस थी, एक तो 0 होगी, 2 रह गई। अब हमने इसको कंबाइन कर लेना है। देखें, सिंस बोथ S1 S2 आर इनफैक्ट आर्बिट्रेरी अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब है, मतलब ये आर्बिट्रेरी हमारे पास एरिया था S1 और S2 ट्यूब का, कंबाइन करके इसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल S रो v डॉट ds, ठीक है। तो हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप ट्यूब के अंदर कोई सा भी क्रॉस सेक्शन कहीं से भी ले लें तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, वेलोसिटी वेक्टर की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब, इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होता, तो देन डी, ये डी कैपिटल डी शो करता है मटेरियल डेरिवेटिव को, डी रो ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूसेस दैट डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। इनकम्प्रेसिबल भी स्टेडी फ्लो की तरह ही होता है तकरीबन, ठीक है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होती, कंप्रेस नहीं होता, कांस्टेंट रहती है चीज़। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आ जाएगी, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट मास इक्वल टू द वॉल्यूम, मतलब सेम पे एंटर हो रहा है, जितना मास पे एंटर हो रहा है उतने पे लीव कर रहा है। यूजिंग वी इन प्लेस ऑफ रो वी वी कैन रिड्यूस दैट, हम जो सा हमारे पास रो वी था ये वाला, इसकी जगह हम वी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास सेम होगा, जितने पे वॉल्यूम एंटर हो रहा है उतने पे लीव हो रहा है, तो हमारे पास वॉल्यूम सेम होगा, इस वजह से हमने रो वी को सिंपल वी में कन्वर्ट कर लिया है। देखें, जब आप इसके पॉइंट बना के लिखेंगे तो ये स्टेडी फ्लो के लिए सारा हमने काम किया, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने इनकम्प्रेसिबल की बात की और ये इनकम्प्रेसिबल का सारा हमने काम किया और ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई, स्ट्रीम ट्यूब फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और ये हमारे पास है स्ट्रीम ट्यूब फॉर स्टेडी फ्लूइड, ठीक है, स्टेडी मोशन के लिए और ये इनकम्प्रेसिबल मोशन के लिए। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने एक टॉपिक की बात की स्ट्रीम ट्यूब की और उसके आगे डेरिवेशन की बात की, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी बात की ना समझ लगी हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।